प्रिपरेशन एक चैलेंजिंग जर्नी है, लेकिन जब खुद के ऊपर सेल्फ डाउट आ जाता है तब वो जर्नी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट हैं जो अपना सेल्फ डाउट को कॉन्फिडेंस में चेंज किए और इस बार का गेट में 139 रैंक स्कोर किए हैं। चलिए मिलते हैं उनसे। वेलकम तुमेश जी। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपका गेट स्कोर के लिए। तो पहले थोड़ा आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका बैकग्राउंड कहाँ है, कौन से कॉलेज से हैं, थोड़ा बेसिक आपके बारे में बताइए। सर मेरा नाम तोमेश साहू है। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर से पढ़ी हूँ सर। ओके, जगदलपुर से आप। बस सर। कौन सी ईयर पास आउट हैं आप? सर 2024 ईयर पास 24 आउट ईयर है। पास। ओके। तो आपका घर के मतलब फैमिली में कोई माइनिंग वाला है या ऐसे ही, मतलब माइनिंग में कैसे आ गया आप? नहीं सर, मेरी फैमिली जो है वो फॉर्मल फैमिली है। दूर दूर से माइनिंग किसी किसी का कोई लेना देना नहीं। ओके। बस मैं इंजीनियरिंग करना चाह रही थी, तो फिर इंजीनियरिंग के जो फिर माइनिंग ब्रांच भी था उसमें, तो मैंने सोचा यहाँ पे गर्ल्स को मतलब सेकंड टाइम यहाँ पे मिल रहा है, तो फिर इसलिए मैंने माइनिंग सेलेक्ट किया। अच्छा, तो आपका सेकंड बेस्ट है। यस सर, हम लोग का सेकंड बैच था माइनिंग, पहले गर्ल्स अलाउ नहीं थे, इसलिए मैंने ही ओके। माइनिंग सेलेक्ट तो मतलब घर में से बोले नहीं कि मतलब लड़की हो के क्यों माइनिंग में जाओगे, कि दूसरा ब्रांच देख लो, या नहीं तो कुछ दूसरा मतलब स्ट्रीम चूज कर लो, ऐसा कुछ हुआ था घर का? सर स्टार्टिंग में जब हुआ था ना, तो कॉलेज पे जब बात की तो पता चला कि पहले गर्ल्स थे ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा वो चीज़ आया था कि गर्ल्स लोग नहीं है। तो मम्मी ने बोला था, फिर पापा बोले कि नहीं मतलब अब तो गर्ल्स लोग अलाउ है तो फिर सपोर्ट करेंगे, ऐसा तो फैमिली से सपोर्ट मिला सर। तो मतलब पापा बोले कि नहीं ठीक है चलेगा, हाँ। ठीक। तो आप जब अंडरग्राउंड ट्रेनिंग गए होगे, ओपन कास्ट ट्रेनिंग गए होगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा कि मतलब मैं लड़की हूँ तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट जॉब है, ऐसा कुछ फील हुआ था कभी? हाँ सर, जब फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे ना दिल्ली राजरा में ट्रेनिंग के लिए, तो उस टाइम पे थोड़ा लगा। लेकिन फिर जब हम लोग अंडरग्राउंड कोल माइनिंग में गए थे ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे फिर देखे तो इंटरेस्ट आया। फिर पहले नहीं लगता था, बट देखने के बाद लगा कि नहीं अच्छा है, गर्ल्स लोग के लिए उतना भी बुरा नहीं है, अच्छा है। तो मतलब आप बोल सकते हो कि आज के समय में लड़कियां भी मतलब कम नहीं है, नहीं हाँ सर, जा सकते हैं। जा सकते हैं। ओके। तो ये जो आपका बीटेक था माइनिंग, तो इस दौरान आपको लड़के तो कंपैरिजन क्या ज़्यादा डिफिकल्टी कहाँ कहाँ सब हुआ, मतलब क्या आपको मतलब जैसे ट्रेनिंग के समय में थोड़ा सा डर लगा कि मतलब सब मेल से वहाँ पर, या जैसे कि पढ़ाई के समय में भी कम लड़के लड़कियाँ ही बहुत कम कम ही होंगी, तो क्या ये सब डिफिकल्टी था मतलब कॉलेज में? सर कॉलेज तो हम लोग का बहुत सपोर्टिव था। हमारे वहाँ पे जो टीचर्स लोग थे उन लोग मतलब सब बोलते हैं बाकी कॉलेज में पढ़ाई होता है नहीं होता है, लेकिन हमारे कुछ कुछ टीचर लोग थे जिन लोग माइनिंग में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और जब हम लोग को कश्मीर ट्रेनिंग के लिए गए थे सर, हम लोग का स्टार्टिंग में हम लोग को बोला गया था 15 दिन है, फिर वहाँ जाके हम लोग को पता चला कि 30 दिन है, तो हम लोग सोच में पड़ गए थे कि हम लोग माइंस में 30 दिन कैसे काटेंगे। ऐसा फिर उसके बाद में जब हम लोग गए तो वहाँ के जितने भी एग्जीक्यूटिव लोग थे हम बहुत सपोर्ट किए सर इन लोग को, गर्ल्स लोग को, तो हम लोग को कहीं तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो एक फैमिली ऐसा माहौल हर जगह। हाँ सर, फैमिलियर माहौल लगा, कहीं भी ये नहीं लगा कि मतलब डेंजर ज़्यादा है। हमेशा सपोर्ट किए सर, सब लोग बोलते थे ना कि गर्ल्स लोग हैं कोल माइंस में जाएंगे तो फिर उन लोग के लिए सेफ नहीं है बोल के, तो ये चीज़ नहीं लगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस दौरान फिर आप गेट का जो प्लान किए, क्यों ऐसा सोचे कि मतलब बीटेक के बाद आप चाहते थे तो एमबीए एमबीए कर सकते थे, या नहीं तो बैंकिंग वैंकिंग में भी बहुत लड़कियां ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि चलो यार धूल मिट्टी में कौन जाए, वैसा बहुत माइनिंग के लड़कियां सोचती है ना, जो आजकल जो नए बैचेस में आ रहे हैं। तो आप क्यों ऐसा माइनिंग में रहने का क्या सोचे, मतलब मजा आ गया था बीटी ट्रेनिंग वेनिंग से, नहीं ठीक है ये इंटरेस्टिंग है? सर पहले मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं नॉन टेक फील्ड में जाऊँ, और मेरा भी ऐसा नहीं था कि मैं माइनिंग में आऊँगी, लेकिन इनके जब मैं वोकेशनल ट्रेनिंग में गई तो वहाँ जाने के बाद मेरे को इंटरेस्ट आया, तो फिर मैं सोची कि अब मैं गेट फील्ड में ही आगे फोकस करूँगी, इसलिए तो एक बार आपको इंटरेस्ट आ गया था कि नहीं ये माइनिंग तो इंटरेस्टिंग है ही। हाँ सर। ओके। तो तो इस दौरान जब आप गेट का प्रिपरेशन करने लगे थे, तो क्या आप मतलब ये पहला अटेम्प्ट था इस बार आपका? नहीं सर, थोड़ा इसके बारे में बताइए ना, आपका जो अटेम्प्ट के बारे में बताइए, हमारे साथ कैसे जुड़े, थोड़ा बताइए सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो 24 में था, मतलब फोर्थ ईयर फोर्थ ईयर में थी सर। ओके। तो सर मैं उस टाइम पे क्वालिफाई ही नहीं कर पाई थी सर। अच्छा, क्वालिफाई नहीं नहीं, कितना मार्क्स था उस टाइम? सर मेरा तो उस टाइम पे 10 पॉइंट समथिंग जो मार्क्स आया था सर। देन उसके बाद में सर मैं 25 थी, उसमें उसमें भी मेरा मार्क्स ठीक आया था, लेकिन उतने में मेरे को आईआईटी भी नहीं मिला था। अच्छा, थोड़ा रैंक दूर का आ गया। हाँ सर, रैंक बहुत ज़्यादा आ गया था सर मेरा। ओके ओके उसके बाद फिर मैंने जब 26 दिया तो उसमें रैंक इतना आया तो अच्छा लगा था कि फाइनली इतना
ऑफलाइन कोचिंग करने के बाद लिखने के बाद रैंक आया तो आप मेरी प्लस का ऑफलाइन बैच में हो। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि सर लड़कियां ऑफलाइन बैचेस में मतलब पढ़ते हैं या मतलब क्या वो कंटिन्यू करते हैं मतलब कंटिन्यूअसली, और कैसा आपका व्यू था क्या मतलब ऑफलाइन बैच में लड़की और तालचेर का एनवायरनमेंट कैसा था आपको, मतलब ठीक ही था? कैसा हाँ प्रिपरेशन सर। था आपका, क्या था एक्सपीरियंस, क्या था यहाँ पर? सर मैं जब स्टार्टिंग में जब आई थी ना, तो मेरे को लगा था कि मैं शायद ही यहाँ पे टिक पाऊंगी, बोल ऐसे थे कि यहाँ का मतलब इन्वायरमेंट था थोड़ा सर, खाने पीने का रहन सहन सब खाने अलग पीने है। का रहन सहन का, तो मेरे को लगा नहीं था कि मैं यहाँ पे रह पाऊंगी सर। फिर उसके बाद शुरू शुरू में दिक्कत हुआ, देन इसके बाद फिर आदत लग गया, तो लगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पे। और सर यहाँ का जो स्टाफ था मेरी प्लस था, गर्ल्स के लिए बहुत सपोर्टिव था सर, हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किए, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भी हमेशा साथ दिए हैं सर। ओके, तो मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि गर्ल्स के लिए मतलब बहुत सेफ है जगह वही सर, अगर ऑफलाइन कोचिंग करना है तो ज़रूर लग सकते हैं यहाँ से। ओके। तो मैं जी जैसे आप प्रिपरेशन किए गेट का, तो लास्ट ईयर आपका रैंक अच्छा नहीं आया था, नहीं सर। तो तब भी आप ऑफलाइन में हमारे साथ थे यहाँ। हाँ सर। तो उस टाइम क्या गलती की और इस टाइम क्या सही कर दिए? सिलेबस तो सेम था, हम लोग भी तो सेम थे, क्या मतलब क्या डिफरेंस क्या हो गया था? सर स्टार्टिंग में मेरा कॉलेज टाइम से मेरा बेस थोड़ा भी क्लियर नहीं था सर। अच्छा मैं जब बीएमए पे आई तो फिर मैंने सीखा धीरे धीरे, तो मेरा बेस क्लियर हुआ, तो 25 में भी मैं पढ़ी थी, लेकिन वो मेरा नेगेटिव मार्क्स पहुंच गया, और फिर मैंने छोटी छोटी गलतियां भी बहुत सारी की सर। तो क्या आप मानते हो कि आपका जो बीटेक का बेस अच्छा नहीं था, इसके कारण इसका इफेक्ट थोड़ा सा हाँ सर। 1 साल तक रहा? हाँ सर, इसका इफेक्ट तो पड़ा है सर, क्योंकि 24 में मेरे थोड़ा भी बेस क्लियर ही नहीं था सर, मैंने यहाँ के माइनिंग का अपना बेस क्लियर किया है सर। ओके। तो जब आप प्रिपरेशन का बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों का बात करते हैं। एक तो हो गया माइनिंग, जो कोर टॉपिक, जिसमें आपका वेंटिलेशन से लेके रॉक मैकेनिक्स, सिस्टम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सब एक स्टोरी है। फिर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक है, और एक है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जिसमें वो इन एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश का कुछ कुछ आता है। तो क्या आप हर सेक्शन को इम्पोर्टेंस दिए, या मतलब आपके हिसाब से माइनिंग को ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दिए, 70 मार्क आता है, और एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी? क्या मतलब आपका स्ट्रैटेजी क्या था, क्या स्ट्रैटेजी लेके गए थे? सर वैसे तो माइनिंग का ही ज़्यादा मतलब मार्क्स रहता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर माइनिंग में रैंक लाना है तो फिर मैथ्स एप्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको नहीं छोड़ सकते। तो फिर मैंने कोर सब्जेक्ट के साथ साथ मैथमेटिक्स को ज़्यादा फोकस किया सर। ओके, तो मैथमेटिक्स को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए। यस सर। तो इस बार का जो गेट में आपका जो 28 मार्क्स आता है, जैसे मैथमेटिक्स एंड एप्टी मिला के, तो आपका लगभग कितना मार्क्स आया है 28 से? सर एप्टी और मैथ्स मिला के मेरा 10 पॉइंट्स उस होगा सर। 10 पॉइंट समथिंग कुछ, मतलब एडिशन हुआ आपका ओवर। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है ना कि मतलब मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो ये इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा, क्योंकि 30% ऑफ द मार्क्स वो मतलब वेटेज रखता है गेट एग्जामिनेशन में, तो उसमें 10 मार्क भी ऐड हुआ, देन योर रैंक इज इम्प्रूविंग, इजंट इट? बहुत बढ़िया है। तो मैं जैसे मैं आप लोग को क्लास में बताता कि मतलब बताता था कि कैसे प्रिपरेशन करना, जैसे कि आपको नोट्स पढ़ना है, पीवाईक्यूज लगाना है, ऐसे हम लोग बात करते थे। लेकिन रियल में एक स्टूडेंट को तो खुद से पढ़ना पड़ेगा ना, मतलब हम लोग ऐसे बात तो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान हम लोग जैसे बात किए थे, तो आपका खुद का स्ट्रैटेजी क्या था, मतलब आप कैसे प्लान किए, मतलब डे टू डे आपका क्या प्लान किए थे? जैसे कि ओवरऑल मैं पूछूं कि मतलब आज का दिन शुरू हो रहा है, तो आप कैसे प्लान था आज का दिन? सर जैसे कि डे टू डे का प्लान का बात हो तो फिर मैं सबसे पहले अपना नोट्स पढ़ती थी सर। सबसे पहले नोट्स पढ़ती थी, तो जो उसके बाद जो क्लास के क्वेश्चन रहते थे उस पे फोकस करती थी, देन फिर मैं पीवाईक्यू लगाती थी। अच्छा, तो मतलब एक स्टेप्स में आप लेके चलते। यस सर। तो मैं रेहान करूँ पीवाईक्यूज और नोट्स को, तो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे आप, नोट्स को या पीवाईक्यूज को? सर ऐसे दोनों में सेलेक्ट तो नहीं कर सकते, दोनों का अपने अपनी जगह में इम्पोर्टेंस है सर। पीवाईक्यू से हमारा बेस क्लियर होता है कि हमको क्वेश्चन का आइडिया होता है कि क्या variety है? सिंगुलर। यस सर, और क्लास से क्वेश्चन जो होते हैं सर, वो मतलब बहुत सारे मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो हमको सिखाता है। और क्लास के क्वेश्चंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं सर, जैसे कि उनसे हमारा बेस क्लियर होता है, और हर टॉपिक नहीं आ रहता पीवाईक्यू में, तो क्लास क्वेश्चन का ये भी फायदा है कि कोई नया टॉपिक कैसे ऐड हुआ तो हम उसको पढ़ेंगे तो कि वो तो एक एडिशन मिल जाता है। एडिशन नहीं करना। ओके ओके।
तो जैसे हम लोग के क्लास में जो हम लोग बहुत सारा चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे, जैसे कि रॉक मैकेनिक्स मान लो कि बहुत सारा एक्सटेंसिव हम लोग पढ़ते थे। तो लेकिन गेट में तो पीवाईक्यूज देखेंगे तो रिपीटिशन तो वही कुछ टॉपिक ही ज़्यादा रहता है। तो आपको क्या लगा था कि मतलब कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, या मतलब कुछ अलग बुक्स आप प्रेफर कर रहे थे उस टाइम, या सिर्फ नोट्स में ही आप अपने आप को मतलब दायरे में रखते थे? क्या आपका सर स्ट्रैटेजी? मैं जो क्लास नोट्स था उस पे और पीवाईक्यू इन दोनों पे फोकस की थी सर। इससे बाहर मैं रॉक मैकेनिक्स नहीं पढ़ी थी और नहीं मैं मतलब बाकी सब्जेक्ट का बात करो तब भी, मतलब ओवरऑल बात करूंगा तो नहीं सर, मेरा जितना क्लास नोट्स था और पीवाईक्यू था मेरे को उतना इनफ लगा था सर। मतलब विद इन दैट आप रहे, दायरे में रहे और Yes, प्रिपरेशन भी। तो दिन में आप कितना समय देते थे, मतलब एक मतलब रिलेटेबल क्या समय था, मतलब एक एवरेज समय कितना देते थे पढ़ाई के लिए, मतलब क्लास के टाइम के बाद? जैसे क्लास ऑफलाइन सेंटर में हम लोग तो डेली 5 से 6 घंटा सेशन हो जाता है, उसके बाद आप कितना समय सर कम से कम 6-7 घंटा तो आराम से क्लास के बाद। अलग से देती हैं? यस सर, पेपर टाइम तो जैसे ऑफलाइन सेंटर में और भी स्टूडेंट रहते हैं जो कंटिन्यूअसली रात भर पढ़ते रहते हैं, कुछ रहते हैं कि दिन भर पढ़ते हैं। तो उनके साथ आपको कोप अप कैसे हुआ, कि मतलब आपको कभी लगा कि नहीं वो लोग इतना पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, या मैं ज़्यादा पढ़ पढ़ ले रही हूँ उनसे? ऐसा कभी फील आया था क्या? हाँ सर, कभी-कभी लगता था जब सब रात भर जग के पढ़ते थे और फिर मैं नहीं जग पाती थी सर रात को। मेरा ये एक वीक पॉइंट है। मैं तो एक इतना टाइम हो गया कर, लेकिन कभी मैं पूरा रात जग के नहीं करी सर। तो थोड़ा लगता था देख के कि सब लोग इतना रात-रात है पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो फिर मैं पीछे तो नहीं चली जाऊँगी बोल के। फिर मैं सर अपने टाइम के हिसाब से मैं उसको की कि मैं सुबह पढ़ती हूँ तो फिर मैं उस सुबह टाइम पे पढ़ूँगी। देन अपना रात को जितना टाइम है उतना टाइम तक रात भर नहीं जगूँगी। ये बहुत बढ़िया, बहुत। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अ, सबका क्लॉक अलग है, तो सबका अपना टाइम फ्रेम अलग है, तो उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। मतलब विराट कोहली आया तो फट से छक्का मार रहा है, तो हम एक द्रविड़ आएगा तो पहले से छक्का मारेगा क्या? वो अपना स्टाइल में खेलेगा। तो सपना सबका अपना खेलने का स्टाइल अलग है, तो आप अपने हिसाब से प्लान करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हो। तो तुम्हें से एज ए गर्ल स्टूडेंट, तो आपको लगा था कि माइनिंग जो सब्जेक्ट है कंपेयर टू अदर स्टोरी, जैसे आपके दोस्त लोग होंगे जो कंप्यूटर साइंस में है, जो मैकेनिकल हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, तो उनके हिसाब से आप कभी देखे होंगे कि उनका सब्जेक्ट और आपका सब्जेक्ट क्या डिफरेंस था, कि मतलब आपको लगा कि माइनिंग बहुत डिफिकल्ट है, इजी है, एवरेज स्टोरी है, क्या लगा था? सर ऐसे तो सब अदर ब्रांच वाले सब अपना-अपना सब्जेक्ट पढ़ते थे सर, लेकिन हमारे माइनिंग में तो बहुत सारे जो ब्रांच थे उसका भी सब्जेक्ट था। जैसे ठीक है सर्वे हो गया, सिविल का था और जो मैकेनिक्स हो गया था, वो भी हम लोग का मैकेनिकल का था। तो बाकी सब सब्जेक्ट का मिला के देखते थे तो लगता था कि इतना भी ईज़ी नहीं है। अच्छा सब मतलब अच्छा ब्रांच है जिसमें बहुत सारे ब्रांच का कंबाइंड सब्जेक्ट वगैरह है तो तो माइनिंग एक हाइब्रिड ब्रांच है हाँ actually। सर, ऐसे बोल सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो तोमस जी, ये जो प्रिपरेशन था, बहुत सारे लड़कियां आजकल पढ़ रही हैं माइनिंग में, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा, कि मतलब माइनिंग में डटे रहना है, प्रिपरेशन करना है, या मतलब ब्रांच छोड़ दे? नहीं सर, मैं तो गर्ल्स को यही सजेस्ट करूँगी कि छोड़े ना, अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसको कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं है कि उन लोग को आगे चल के प्रॉब्लम होगा। मतलब अभी के टाइम पे तो हर जगह गर्ल्स को सब सपोर्ट ही करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए सर। ओके। तो तोमस जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको है कि ये जो प्रिपरेशन जर्नी था आपका, पहले आपका बीटेक एंड में नॉट क्वालिफाइड, देन हमारे ऑफलाइन सेंटर में आप आए और उसमें आप पिछला रैंक करके बहुत पीछे आपका रैंक आया। उसके बाद इस साल आपका इम्प्रूवमेंट आया और 137 रैंक। तो इन सब स्टोरी में आपको क्या लगता है कि ये जैसा मतलब एक ड्रीम स्टोरी है, या आपको लगता है कि नहीं, मैं ये तो काम किया हूँ, मैं अपने ऊपर मतलब काम किया हूँ, तो ये इसका फल है, या लगता है कि नहीं मतलब ड्रीम से ही मतलब भगवान ही दे दिया, ऐसा कुछ मतलब नहीं डिफरेंस सर, लगा? ड्रीम स्टोरी तो कभी नहीं लगा सर। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग करने के बाद में यहाँ का जैसा माहौल था, सब चीज़ हेल्थ भी और एनवायरनमेंट भी सब चीज़ के साथ टाइम देने के साथ आया तो उतना तो ज़रूर बोलेंगी सर कि मेहनत की तब आए हैं। उस स्ट्रगल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। स्ट्रगल हाँ मानती हैं सर मैं स्ट्रगल। ओके। तो मेरा सजेशन है सब स्टूडेंट्स को कि आप जहाँ पर भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने साथ लॉयल रहो और डटे रहो। आज आप गिरे हो तो कल फिर उठ के आप फिर से प्रिपरेशन करो, देखो आपका स्टोरी पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा।
तो थैंक यू तोमेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप और आगे बढ़ते रहें, यही हमारा दुआ है। चलिए मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।